बेटा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बेटा कैसे हो सब? सब बढ़िया? मस्त हो, वेरी गुड। चाहिए बेटा, ऑडियो क्लियर है, आवाज आ रही है, वीडियो आ रहा है, सब कुछ क्लियर है? चाहिए जी। आगे स्टार्ट करें। तो लास्ट स्टार्ट वी डिस्कस फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। लास्ट टाइम वी डिस्कस फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, और हमने फाइनली रिजल्ट डिस्कस किया था। इन रिवर्स बायस करंट फ्लो फ्रॉम डायोड इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस। सो थ्योरेटिकली रिवर्स करंट कंसीडर जीरो. It means diode is a device which allow current only in one direction, P2, and when diode is in forward bias. बेटा यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो तो होती है, बट ये करंट बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो नेग्लिजिबल होने की वजह से हम रिवर्स करंट को कंसीडर नहीं करते। चाहिए ऑफलाइन क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं? बेटा अभी जो मेरी क्लास ऑफलाइन चल रही है वो 12 रोड चल रही है समयर, और वहां अप्रोक्सीमेट 45 करीब स्टूडेंट्स हैं। चाहिए जी। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इफ वी नोट इज द पोटेंशियल बैरियर फॉर अनबायस्ड डायोड, अनबायस्ड डायोड में पोटेंशियल बैरियर वी नोट है, देन चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पोटेंशियल। आपको फॉरवर्ड का ग्राफ बताना है और रिवर्स का ग्राफ बताना है। ध्यान से देखना बेटा, ये वी नोट अनबायस में जब भी पोटेंशियल वेरिएट फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल वेरिएट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी साइड और एन साइड। हमें कुछ नहीं करना, पी साइड से डॉटेड लाइन बना दें। बेटा पी से हमने डॉटेड बना दिए तो एक ही के जब हम पोटेंशियल वेरियर लिखेंगे तो एक के लिए पोटेंशियल वेरियर लिखेंगे वी नोट डैश। सी के लिए जब पोटेंशियल वेरियर लिखेंगे तो सी में पोटेंशियल वेरियर लिखोगे वी नोट डबल डैश। अब डायग्राम में देखो, वी नोट डैश इज लेस देन वी नोट, इट मींस बैरियर रिड्यूस हुआ। और तब बैरियर रिड्यूस किस बायस में होता है? फॉरवर्ड। तो ये ग्राफ जाएगा फॉरवर्ड बायस का। मीन्स ओए ग्राफ है, ओए ग्राफ फॉरवर्ड, एंड ओसी ग्राफ वी नोट डबल डेज ग्रेटर देन वी नोट, तो ग्राफ इज रिवर्स बायस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपसे पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन की बायसिंग चेक करो। बायसिंग चेक करके बताना है फॉरवर्ड या रिवर्स। तो ध्यान देना बेटा, पी का पोटेंशियल है वीपी, एन का पोटेंशियल है वीएन। फॉरवर्ड बायस का मीनिंग होता है इन फॉरवर्ड बायस पी कनेक्टेड पॉजिटिव, एन कनेक्टेड नेगेटिव, मींस पी का पोटेंशियल एन के रेस्पेक्ट में हाई होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना, वीपी माइनस वीएन निकालना है। इफ पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ एन ग्रेटर देन जीरो, या इसको ऐसे लिख दें, पोटेंशियल ऑफ पी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ एन। यदि पी का पोटेंशियल एन के रेस्पेक्ट में हाई है तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। इफ पोटेंशियल ऑफ पी लेस देन पोटेंशियल ऑफ एन, तो बेटा वीपी माइनस वीएन की वैल्यू लेस देन जीरो, तो डायोड इज इन रिवर्स बायस, एंड वीपी माइनस वीएन जीरो, देन डायोड इज इन अनबायस। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको चेक द डायग्राम इन द फॉलोइंग डायग्राम, चेक द बायसिंग ऑफ डायोड। आपको डायोड की बायसिंग चेक करनी है। बताओ फर्स्ट डायोड, फर्स्ट डायोड फॉरवर्ड बायस। बेटा ये डायोड का पी, ये डायोड का एन। पी का पोटेंशियल है 2, एन का पोटेंशियल है -3, मींस पोटेंशियल ऑफ पी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ एन, तो डायोड इज इन फॉरवर्ड। सेकंड नंबर डायोड, सेकंड नंबर डायोड रिवर्स बायस। ध्यान देना, ये डायोड का पी, ये डायोड का एन,
बेटा बैटरी का पॉजिटिव ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो पी का पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ पी ये हम लिखेंगे -1 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ एन ये लिखेंगे -2 वोल्ट। and -1 greater than -2 means potential of P greater than potential of N. So diode is in forward bias. सेकेंड नंबर फॉरवर्ड। थर्ड नंबर बेटा ये डायोड का P है, ये डायोड का N है, और P का पोटेंशियल है -2 वोल्ट और N का पोटेंशियल है +4 वोल्ट। तो डायोड इज इन रिवर्स बायस। फोर्थ नंबर ये डायोड का P है, ये डायोड का N है, P का पोटेंशियल है -10 वोल्ट और N का पोटेंशियल है 0। मींस पोटेंशियल ऑफ P लेस देन पोटेंशियल ऑफ N, तो डायोड इन रिवर्स बायस। आई थिंक आप रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस चेक कर सकते हो। क्लियर? चाहिए इसके बाद अगले क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाता है सर्किट में करंट कितनी होगी। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आइडियल डायोड। बेटा जो आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड में हम इन आइडियल डायोड इसका बैरियर पोटेंशियल 0 कंसीडर करते हैं। आइडियल डायोड में हम बैरियर पोटेंशियल 0 कंसीडर करेंगे। इन फॉरवर्ड बायस डायोड रेजिस्टेंस कंसीडर 0। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करेंगे, और कहीं भी डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड रिप्लेस बाय वायर या डायोड को हटाकर शॉर्ट सर्किट कर देंगे। एंड इन रिवर्स बायस डायोड रेजिस्टेंस कंसीडर इनफाइनाइट, मींस डायोड डज नॉट अलाउ करंट, तो डायोड को हटाकर टर्मिनल ओपन कर देंगे। ध्यान देना बेटा डायोड में दो पैरामीटर होते हैं। यदि हम बात करें इन फॉरवर्ड बायस, समझना मैंने फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इन फॉरवर्ड बायस ये वोल्टेज है और करंट है, और हम इसका जो करेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करें तो करेक्टरिस्टिक्स कर्व इस तरह से आता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। इसमें बताओ बेटा यहाँ बैरियर 0 या नॉन जीरो, इस ग्राफ को देखकर बताओ बैरियर 0 या नॉन जीरो। नॉन जीरो, बिकॉज हम जब डायोड को इतना वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज है बैरियर, इतना वोल्टेज सप्लाई करेंगे उसके बाद ये डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो इन गिवन डायग्राम बैरियर नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप। बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या इनफाइनाइट है? बेटा फॉरवर्ड बायस का जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ में स्लोप इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट होने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और ये एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल होने की वजह से फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0। तो ये रियल डायग्राम का ग्राफ है, रियल डायोड का ग्राफ है, इसको बोल सकते हैं रियल डायोड। रियर डायोड में बैरियर भी नॉन जीरो और रेजिस्टेंस भी नॉन जीरो। चलिए अब यदि हम ऐसा ग्राफ बनाएं, ये वोल्टेज है और ये करंट है, और ध्यान से देखना बेटा हम ग्राफ इस तरह का बना रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब बताओ यहाँ बैरियर 0 या नॉन जीरो? यहाँ बैरियर नॉन जीरो। जब इतना वोल्टेज सप्लाई करेंगे, वी नोट के इक्वल वोल्टेज सप्लाई करेंगे, उसके बाद ये करंट अलाउ करेगा। बेटा वी नोट से पहले ये डायोड करंट अलाउ नहीं करेगा। इट मींस यहाँ बैरियर नॉन जीरो है, बट डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप। स्लोप कितना है? इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस कितना है? 0। मतलब इसमें रेजिस्टेंस 0 है पर स्लोप नॉन जीरो है। थर्ड ग्राफ बनाएं, ये वोल्टेज और करंट ग्राफ। अब यदि हम आइडियल डायोड की बात करें
तो बेटा आइडियल डायोड में बैरियर भी जीरो होता है और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस भी जीरो होता है। बताओ यदि रेजिस्टेंस भी जीरो है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, यदि रेजिस्टेंस जीरो है तो स्लोप इनफाइनाइट होना चाहिए। और बेटा बैरियर भी कितना है, जीरो। यदि बैरियर जीरो है तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का ग्राफ होना चाहिए। हम जैसे ही पॉजिटिव में वोल्टेज सप्लाई करेंगे ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज बिकॉज इसको कंडक्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, स्लोप इनफाइनाइट होगा तभी रेजिस्टेंस जीरो होगा। और रिवर्स बायस में बात करें तो इन रिवर्स बायस डायोड ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इट मींस करंट जीरो। तो रिवर्स बायस में करंट जीरो। और ये ग्राफ होता है आइडियल का। तो समझना बेटा आइडियल डायोड में हम रेजिस्टेंस भी जीरो मानते हैं और बैरियर भी जीरो मानते हैं। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जीरो मानेंगे और रिवर्स होगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करें। फाइंड करंट आई इन गिवन सर्किट। आपको सर्किट गिवन है और आपको करंट आई बताना है। तो जब भी डायोड से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए सबसे फर्स्ट आपको चेक करना है डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स। सबसे फर्स्ट चेक डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स। बेटा ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस, नीचे वाला डायोड रिवर्स बायस। डायोड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। If no information given about diode, so diode considered ideal and forward bias replaced by wire and reverse bias replaced by open circuit। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें। ये रेजिस्टेंस आपके पास है 2 किलो ओम, ये आपके पास बैटरी है 5 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस आपके पास है 2 किलो ओम और ये रेजिस्टेंस आपको पता है 1 किलो ओम। तो ध्यान देना बेटा 2 किलो 1 किलो 2 किलो और आर इन सीरीज। तो टोटल करंट आई बताना है तो आई हम लिख सकते हैं V अपॉन आर नेट। V इज 5, आर नेट इज 5 किलो ओम, तो आंसर इज 1 मिली एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड करंट आई इन गिवन सर्किट। जब भी डायोड का क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले डायोड की बायसिंग ही चेक करनी है। तो ध्यान से देखना, सबसे अपर डायोड फॉरवर्ड बायस, सब मिडिल डायोड रिवर्स बायस और लोअर डायोड फॉरवर्ड बायस। बेटा ज्यादातर आंसर गलत आ रहा है, ज्यादातर आंसर गलत आ रहा है। 3 मिली एम्पियर आंसर नहीं होगा, आपने आई को ढंग से नहीं देखा। डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो फॉरवर्ड बायस डायोड रिप्लेस बाय वायर 2 किलो ओम। बेटा बीच वाला ब्रांच तो का मतलब ही नहीं है, बीच वाले डायोड में डायोड रिवर्स से ओपन कर दूं। ये डायोड फॉरवर्ड है, इसमें वायर बना के रेजिस्टेंस बना दो, यह है 2 किलो ओम। फिर यहां से बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1 किलो ओम, यही बनेगा। अब ध्यान से देखना, हम इस करंट को बोल रहे हैं आई नेट और क्वेश्चन में आई नेट नहीं पूछी है, आपसे ये करंट आई पूछी है। तो सबसे पहले आई नेट कितनी होगी, ध्यान से देखो। तो 2 किलो पैरेलल, जब 2 किलो पैरेलल तो इक्विवेलेंट 1 किलो आएगा और 1 किलो सीरीज में है तो नेट करंट होगी V अपॉन आर नेट। V इज 6, आर नेट इज 2 किलो ओम, तो नेट करंट इज 3 मिली एम्पियर। पर बेटा हमसे आई पूछा है तो ध्यान देना 2 किलो आर कनेक्टेड पैरेलल एंड वी नो इन पैरेलल वोल्टेज सेम, रेजिस्टेंस सेम, तो करंट आल्सो सेम। तो I इक्वल टू आई नेट बाई 2 मीन्स 3/2 मिली एम्पियर। आंसर 1.5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड करंट आई इन गिवन सर्किट और ये टोटल करंट आई बतानी है आपको। रेजिस्टेंस 2 के से लकी बेटा क्या लिख रहे हो,
रेजिस्टेंस 2 ही तो आएगा। ये 2 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, इन दोनों का पैरेलल आएगा तो 1 किलो ओम, और 1 के साथ 1 सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस 2 किलो ओम। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आई इन गिवन सर्किट, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले डायोड चेक करेंगे, डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स, तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, तो इक्विवेलेंट सर्किट में ये हमने बैटरी बना दी, ये रेजिस्टेंस बना दिया, ये रेजिस्टेंस बना दिया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये वायर, यही आएगा ना। अब ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में वायर है, और आपको पता है जब भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में वायर होता है तो रेजिस्टेंस बिकम शॉर्ट सर्किट, तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो गए, और इन दोनों रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये भी 2 किलो ओम, ये भी 2 किलो ओम, ये भी 2 किलो ओम, ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो गए, यूजीएस हो गए। अब ये 2 किलो ओम और ये 2 किलो ओम दोनों पैरेलल हो गए। यदि ये 2 किलो दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने से इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 किलो ओम आएगा, और 1 के साथ 2 सीरीज में है, तो आई हम लिखेंगे V अपॉन आर नेट। V इज 5 वोल्ट और आर नेट इज 3 किलो ओम, तो आंसर आएगा 5/3 मिली एम्पियर। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, इन गिवन सर्किट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड आर 125 ओम और इनफाइनाइट। ध्यान से देखना बेटा, फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस 125 ओम है और रिवर्स में इनफाइनाइट है। या तो दे देगा और नहीं देगा तब भी रिवर्स में इनफाइनाइट ही मानेंगे। मतलब आपको यहाँ क्वेश्चन में डायोड का रेजिस्टेंस गिवन है, डायोड का रेजिस्टेंस गिवन है, पर डायोड के बैरियर वोल्टेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम बैरियर कंसीडर नहीं करेंगे, वी कंसीडर ओनली रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आई निकालना है। चेक करोगे बेटा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस, ये डायोड रिवर्स बायस, क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस डायोड रिप्लेस बाय, forward bias diode replaced by 125 ohm resistance, because क्वेश्चन ने मेंशन किया है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 125 ओम, तो फॉरवर्ड डायोड को रिमूव करेंगे और रिमूव करके इसमें 125 कनेक्ट कर देंगे, ये अनदर 125 ओम। बेटा नीचे वाला डायोड ओपन सर्किट है क्योंकि रिवर्स बायस है। इसके बाद ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस 250 ओम है। आई बताना है, तो ध्यान से देखना, 125, 125 और 250 सब सीरीज में हो गए, तो आई इक्वल टू हम लिखेंगे V अपॉन आर नेट। बेटा V कितना, 4, आई नेट सोल्व करोगे तो 500, आंसर आएगा 8 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये थ्योरी बता रहा हूं बेटा। ये आपके पास डायोड एंड डायोड, बैरियर वोल्टेज V नोट, सप्लाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस आर, ये वोल्टेज V, सप्लाई आर, फर्स्ट इन फॉरवर्ड बायस, डायोड रेजिस्टेंस 0। बेटा हम डायोड का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे, क्वेश्चन में डायोड का रेजिस्टेंस तभी कंसीडर करेंगे जब क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन हो, जब वो रेजिस्टेंस देगा तभी रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, अदरवाइज रेजिस्टेंस नॉट कंसीडर। नाउ अब हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, एंड फर्स्ट कंडीशन, व्हेन सप्लाई वोल्टेज लेस देन इक्वल टू V नोट, देन I इक्वल टू 0। समझना बेटा, हमने कंसीडर किया ये डायोड सिलिकॉन का है, यदि डायोड सिलिकॉन का है तो फॉर सिलिकॉन बैरियर वोल्टेज, फॉर सिलिकॉन बैरियर 0.7,
and we supply 0.5 volt. डायोड फॉरवर्ड बायस में है और हमने सप्लाई ही 0.5 किया है। बताइए क्या सप्लाई 0.5 कंप्लीटली फिनिश द बैरियर, और जब तक बैरियर फिनिश नहीं होगा डायोड डज नॉट अलाउ करंट बिकॉज करंट इज वेरी स्मॉल। तो करंट कितनी, 0 चाहिए। 0.5 की जगह हम 0.7 कर दें। सप्लाई वोल्टेज 0.7, तो बेटा जितना भी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं दिस सप्लाई वोल्टेज completely used to overcome the barrier voltage. Supply voltage used to overcome the barrier voltage, then voltage drop across the resistance 0. और जब रेजिस्टेंस पर वोल्टेज 0 होगा तो रेजिस्टेंस से पास करंट 0 एंड रेजिस्टेंस डायोड बोथ आर कनेक्टेड सीरीज, तो डायोड से भी पास करंट 0। मींस व्हेन सप्लाई वोल्टेज लेस देन इक्वल टू वी नोड तो करंट इज 0, डायोड बिहेव एज ए ओपन सर्किट। सेकंड कंडीशन when supply voltage greater than V node then I equal to, समझना बेटा हमने कंसीडर किया, हम कंसीडर कर रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज इज 1 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज इज 1 वोल्ट। क्या होगा, डायोड का बैरियर ओवरकम होगा, डायोड करंट अलाउ करेगा, बट डायोड रेजिस्टेंस 0, डायोड रेजिस्टेंस 0, तो रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से अक्रॉस द डायोड वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। बेटा डायोड से करंट पास होगी बट रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से अक्रॉस द डायोड वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो डायोड पर वोल्टेज ड्रॉप 0.7 होगा, तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज आएगा 0.3। अब रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देना करंट हमेशा रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे, करंट डायोड से कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज डायोड नॉन ओमिक है, हम डायोड पे ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में I इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इक्वल टू और ये होगा V माइनस वी नॉट अपॉन R। समझना बेटा यहाँ वोल्टेज ड्रॉप वी नॉट होगा, रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा V माइनस वी नॉट। सप्लाई वोल्टेज V है, डायोड पर V नॉट होगा, रेजिस्टेंस पर V नॉट माइनस V नॉट होगा, तो I लिखेंगे V माइनस V नॉट अपॉन R। सेकंड डिस्कस करें इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस डायोड रेजिस्टेंस इज कंसीडर इनफाइनाइट, मींस डायोड रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। बेटा बैरियर दिया हो या नहीं दिया हो, रिवर्स बायस में तो डायोड को ओपन सर्किट से ही रिप्लेस करेंगे। ये डायोड कौन सा जूम किया है, बेटा डायोड का आपको क्वेश्चन में सिलिकॉन देगा तो बैरियर 0.7 लेंगे, जर्मेनियम देगा तो बैरियर 0.3 लेंगे, या हो सकता है वो क्वेश्चन में डायोड का बैरियर की वोल्टेज दे दे, तो क्वेश्चन में बैरियर वोल्टेज गिवन होगा या सिलिकॉन जर्मेनियम गिवन होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1.3 किसका, कौन सा 1.3, कहाँ है 1.3, निशांत बेटा 1.3 किसका, कौन सा 1.3 की बात कर रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। समझना इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड करंट आई, आपसे टोटल करंट आई पूछी है। सबसे फर्स्ट डायोड चेक करना है, बेटा ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बायस में है। अब ये सिलिकॉन डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब इसका बैरियर ओवरकम होगा, और बैरियर ओवरकम करने के लिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 0.7 होना चाहिए।
जर्मेनियम कंडक्ट करेगा तो बैरियर ओवरकम होना चाहिए, और ओवरकम होने के लिए यहाँ वोल्टेज 0.3 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 में से 0.7 तो सिलिकॉन पर जाएगा, 0.3 जर्मेनियम पर जाएगा, और रिमेनिंग वोल्टेज से करंट फ्लो होगी। तो आई इक्वल टू हम लिखेंगे V माइनस वी नॉट अपॉन आर। V कितना 4, V नॉट लिखोगे 0.7 प्लस 0.3, और रेजिस्टेंस आपको गिवन है 2 किलो ओम। आंसर आएगा 1.5 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड करंट आई। ऐड क्यों किया? अरे ऐड ही तो करेंगे बेटा। 0.7 जाएगा सिलिकॉन पर, 0.7 गया, 0.3 गया जर्मेनियम पर, तो सप्लाई तो बैटरी नहीं किया। तो बैटरी में से 0.7 0.3 यूज आ गया, तो बचा कितना? 3 तो बचा। ध्यान से देखना बेटा, ऊपर वाला सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस में है और जर्मेनियम डायोड रिवर्स बायस में है। तो ये तो कंफर्म है कि जो डायोड रिवर्स होगा उसको हटाकर ओपन करना है। ये डायोड सिलिकॉन, जर्मेनियम को हटाकर ओपन कर दो, और यहां से बैटरी कनेक्ट करो, और ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है। रेजिस्टेंस गिवन है 1 किलो ओम, बैटरी है 4 वोल्ट। समझना, यदि सिलिकॉन कंडक्ट कर रहा है तो सिलिकॉन पर वोल्टेज 2.7 होना चाहिए, और ये वोल्टेज सप्लाई कौन करेगा? बैटरी। तो आई कोई तो हम लिखेंगे V माइनस वी नॉट अपॉन आर, मीन्स 4 माइनस 0.7 अपॉन 1 किलो ओम। तो आंसर होगा 3.3 मिली एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड करंट आई। बड़ा ध्यान देना, एक डायोड सिलिकॉन का है, एक डायोड जर्मेनियम का है, एंड बोथ डायोड कनेक्टेड पैरेलल इन फॉरवर्ड बायस। ये डायोड भी फॉरवर्ड है और ये भी फॉरवर्ड है। अब यदि दोनों डायोड फॉरवर्ड हैं तो फर्स्ट वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसका बैरियर कम होगा। जिसका बैरियर कम होगा बेटा, पहले वो डायोड कंडक्ट करेगा, मींस फर्स्ट जर्मेनियम कंडक्ट, and when germanium conduct, then across the germanium voltage remain constant 0.3 volt। बेटा जब जर्मेनियम कंडक्ट करेगा तो जर्मेनियम पर वोल्टेज 0.3 मेंटेन रहेगा, और पैरेलल होने की वजह से सिलिकॉन पर भी वोल्टेज 0.3 होगा। बताइए क्या सिलिकॉन 0.3 पर कंडक्ट करेगा? 0.3 पर सिलिकॉन का बैरियर ओवरकम नहीं होगा, तो बोल सकते हैं सिलिकॉन डायोड डस नॉट कंडक्ट। सिलिकॉन डायोड डस नॉट कंडक्ट बिकॉज इसका बैरियर अभी ओवरकम नहीं हुआ है। दिस सिलिकॉन डायोड बिहेव्स ओपन सर्किट। तो जर्मेनियम कंडक्ट करेगा तो आई इक्वल टू लिखेंगे V माइनस वी नॉट अपॉन आर, मीन्स 4 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 1 किलो ओम। आंसर 3.7 मिली एम्पियर। याद रखना, when two diode are connected parallel in forward bias, दोनों फॉरवर्ड में होने चाहिए, तो वो डायोड कंडक्ट करता है जिसका बैरियर कम होता है। जर्मेनियम कंडक्ट करेगा तो जर्मेनियम पर वोल्टेज 0.3 मेंटेन रहेगा, और 0.3 पर सिलिकॉन डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज सिलिकॉन को कंडक्ट करने के लिए 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बेटा क्या बोल रहे हो जयकांत सुमन? जयकांत ध्यान से सुनना, जयकांत समझना बेटा, जो सिलिकॉन है वो तो जर्मेनियम के पैरेलल में है ना। सिलिकॉन तो जर्मेनियम के पैरेलल में है, तो जितना वोल्टेज सिलिकॉन पर होगा, वही जितना वोल्टेज जर्मेनियम पर होगा, वही तो वोल्टेज सिलिकॉन पर जाएगा। जितना वोल्टेज जर्मेनियम पे होगा वही तो सिलिकॉन पर जाएगा, तो सिलिकॉन पर 0.3 होने से वो कंडक्ट नहीं करेगा। बेटा आप क्वेश्चन लिख रहे हो, यदि दोनों का बैरियर सेम होता, दोनों का बैरियर सेम होता तो दोनों एक साथ कंडक्ट करते, पर वोल्टेज तो 0.7 ही यूज होता ना। पैरेलल होने से दोनों पर इसका डायग्राम बनाओ मैं ऐसे, समझना। ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया जो आप पूछ रहे हो।
मैंने कहा ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये बैटरी है 4 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का। अब आपसे पूछा करंट कितनी होगी, दोनों सिलिकॉन के हैं बेटा, यहाँ वोल्टेज कितना आएगा 0.7, यहाँ 0.7 होगा, तो पैरेलल होने की वजह से ऊपर वाले सिलिकॉन पर भी 0.7 हो गया, इस अंदर दोनों एक साथ कंडक्ट करेंगे, पर इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस तो 0.7 ही आया ना, दोनों पर 0.7 ही तो आया, तो इस केस में जो करंट होगी उसका आंसर होगा 3.3 मिली एम्पियर। बेटा सिलिकॉन नीचे हो जर्मेनियम ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायोड कंडक्ट करता है जिसका बैरियर कम होता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है रेक्टिफायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, समझना। ये आपके पास एक सर्किट है, डायोड, बैटरी, रेजिस्टेंस। बैटरी का वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस आर, और इसका बैरियर है 0.5 वोल्ट। क्वेश्चन में है इफ मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस इन डायोड is 20 millivolt, then find minimum value of capital R। समझना बेटा, इस डायोड का बैरियर 0.5 है, बैटरी 2.5 है, क्वेश्चन में मेंशन किया है इफ मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस इन डायोड इज 20 मिलीवॉट, तो आपको इस रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू बतानी है, रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू बतानी है। अभी तक जिसका भी आंसर आया सबका गलत है, सबका आंसर गलत है, एक का भी सही नहीं आया है, अभी भी सही नहीं आ रहा, ध्यान से समझना बेटा। पावर, पावर इन डायोड और पावर की मैक्सिमम वैल्यू, इसको लिखेंगे करंट पासिंग फ्रॉम डायोड एंड करंट मैक्सिमम मल्टीप्लाई वोल्टेज अक्रॉस डायोड। पावर का फॉर्मूला I इंटू वी होता है, पावर का फॉर्मूला I इंटू वी होता है बेटा, वोल्टेज तो फिक्स रहेगा ना, यदि पावर मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आपको पावर दे रखी है 20 मिली, दिस इक्वल टू करंट मैक्सिमम मल्टीप्लाई वोल्टेज 0.5, तो जब यहां से करंट की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करोगे आईडी मैक्स, तो आईडी मैक्स आपको मिलेगा 40 मिली एम्पियर। यदि डायोड में 20 मिलीवोल्ट की पावर प्रोड्यूस हो रही है तो इतनी पावर प्रोड्यूस होने के लिए डायोड से 40 मिली एम्पियर करंट पास होनी चाहिए। और ध्यान से देखना बेटा, जितनी करंट डायोड से पास होगी वही करंट रेजिस्टेंस से भी पास होगी। अब आपको रेजिस्टेंस पर वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस से करंट पता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं, तो रेजिस्टेंस मिनिमम इक्वल टू वी माइनस वी नोट अपॉन आई मैक्सिमम। वैल्यू पुट करके सोल्व करो तो 2.5 माइनस 0.5 अपॉन 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सोल्व करोगे आंसर 50 ओम। क्लियर है? अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा सर पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R भी तो होता है, ये यूज क्यों नहीं किया? हाँ बेटा चिंता मत कर, सौरभ बेटा चिंता मत कर, मुझे पता है आपके माइंड में क्या डाउट आता है, वही बता रहा हूँ। पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो ये क्यों नहीं यूज किया? समझना, पावर किसमें प्रोड्यूस है? पावर डायोड में प्रोड्यूस है, तो ये डायोड में प्रोड्यूस पावर, ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, इससे जो रेजिस्टेंस आएगा वो उस डिवाइस का आएगा जिसमें पावर प्रोड्यूस हो रही है। बेटा V स्क्वायर अपॉन R से जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो तो डायोड का रेजिस्टेंस आता है, और क्वेश्चन में डायोड रेजिस्टेंस पूछा ही नहीं है, आपको सीरीज रेजिस्टेंस पूछा है।
डायोड में रेजिस्टेंस है तभी तो पावर प्रोड्यूस हो रही है, बट हम उस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो याद रखना, जब भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पावर की हेल्प से हम पहले करंट निकालेंगे और करंट निकाल के फिर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। बेटा आई स्क्वायर आर से भी रेजिस्टेंस डायोड का आएगा, पर क्वेश्चन में सीरीज रेजिस्टेंस आर पूछा है। तो पावर से करंट निकालेंगे और करंट से फिर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर? और डायोड में जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम अगला आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं और अगला आर्टिकल है एप्लीकेशन ऑफ डायोड। बेटा डायोड प्रॉपर्टी अलाउ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। डायोड प्रॉपर्टी अलाउ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज में लेते हुए हम डायोड से रेक्टिफायर बनाते हैं। Rectifier is a device which convert AC into DC. Which convert AC into DC. जो आपका मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्ज इज रेक्टिफायर डिवाइस बिकॉज मोबाइल चार्जर कन्वर्ट AC into DC। अब बेटा रेक्टिफायर भी टू टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट वी स्टार्ट हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ रेक्टिफायर में समझना, ये हमारे पास एसी, बेटा ये है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी। इस एसी को डीसी में चेंज करना है, बट ये एसी बहुत हाई वोल्टेज की है और डायोड कभी भी हाई वोल्टेज पर वर्क नहीं करता है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वर्क ऑन लो वोल्टेज। तो सबसे पहले हमें हाई वोल्टेज को लो में चेंज करना होगा और हाई को लो में चेंज करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज में लेंगे। लो हाई वोल्टेज को लो में चेंज करना है, देन वी यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बेटा ये वोल्टेज है प्राइमरी, ये वोल्टेज है सेकेंडरी। प्राइमरी में टर्न से एनपी, सेकेंडरी में टर्न से एनएस। तो ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला आपको पता है, वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी इक्वल टू एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सेकेंडरी पर एक लो वोल्टेज की एसी बोल सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज की एसी में चेंज किया है। केवल वोल्टेज रिड्यूस हुआ है, क्योंकि अभी हमने रेक्टिफायर सर्किट को कनेक्ट ही नहीं किया। अब हम रेक्टिफायर सर्किट में लगाएंगे डायोड और रेजिस्टेंस एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस हम आउटपुट मेजर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज हम रेक्टिफायर सर्किट को सप्लाई कर रहे हैं। सेकेंडरी पर जो वोल्टेज आ रहा है वो हम रेक्टिफायर सर्किट को सप्लाई कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वोल्टेज इज कंसीडर इनपुट वोल्टेज। तो हम बोल सकते हैं इस तरह से हमें एक लो वोल्टेज की एसी ऑब्टेन होगी। अब डायग्राम में समझना बेटा, ये पॉइंट है ए और नीचे वाला पॉइंट है बी। बताओ जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का क्या मीनिंग है? पॉजिटिव हाफ साइकिल का मीनिंग होता है विद रेस्पेक्ट टू बी ए इज एट हाई पोटेंशियल। नेगेटिव हाफ साइकिल का मीनिंग होता है विद रेस्पेक्ट टू बी ए इज एट लो पोटेंशियल। We know potential is a relative quantity। यदि पोटेंशियल रिलेटिव है तो रेफरेंस पता होना चाहिए और बी को हम रेफरेंस मानते हैं, बी का पोटेंशियल जीरो मानते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ए इज एट हाई पोटेंशियल और नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ए इज एट लो पोटेंशियल। अब वर्किंग स्टार्ट करें। वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, बेटा यहाँ प्लस आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस आएगा, बताओ प्लस के आने से डायोड, प्लस के आने से डायोड फॉरवर्ड बायस आइडियल डायोड कंसीडर कर रहे हैं, तो डायोड रिप्लेस बाय वायर, डायोड कंडक्ट, डायोड अलाउ करंट। बट डायोड रेजिस्टेंस जीरो होने से अक्रॉस द डायोड वोल्टेज इज जीरो।
बेटा डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड करंट अलाउ करेगा, पर डायोड रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से डायोड पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। वोल्टेज ड्रॉप वही होगा जहां रेजिस्टेंस है, और पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस आ रही है, तो टोटल पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑब्टेन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। पूरा का पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें लोड रेजिस्टेंस पर मिलेगा। यदि आपसे पूछे कि डायोड पर वोल्टेज कितना होगा, डायोड की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड पर जीरो मिलेगा, क्योंकि डायोड आइडियल है, वायर की तरह बिहेव करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो बेटा जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, मैं यहां बना रहा हूं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस। नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ माइनस होगा, ये डायोड रिवर्स बायस, रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। बताइए क्या सर्किट में कोई करंट फ्लो होगी? बेटा सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो रेजिस्टेंस भी करंट फ्लो नहीं होगी, मींस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आउटपुट इज जीरो। Negative half cycle diode reverse bias does not conduct, does not allow current, so across the resistance voltage is zero. Now across the diode, ध्यान देना, इन रिवर्स बायस डायोड भी है जो ओपन सर्किट, और डायोड के ओपन टर्मिनल बेटा सेकेंडरी वोल्टेज से कनेक्टेड है। ध्यान से देखना, ये ओपन सर्किट यहाँ ओपन टर्मिनल यहां से कनेक्टेड है, ये डायोड का ओपन टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्टेड है। डायोड के ओपन टर्मिनल सेकेंडरी वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो अक्रॉस द ओपन टर्मिनल ऑफ डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज। डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए डायोड के ओपन टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा, क्योंकि ओपन टर्मिनल सिंपली सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल टोटली ओपन अक्रॉस द डायोड, इसकी पीक वैल्यू बोलेंगे तो माइनस वीएस। बेटा जब डायोड कंडक्ट करेगा तो टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस पर आएगा, और जब डायोड रिवर्स बायस में होगा, ओपन सर्किट होगा, तो टोटल इनपुट वोल्टेज डायोड के ओपन टर्मिनल पे होगा, रेजिस्टेंस पर कोई वोल्टेज नहीं होगा। फिर वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो डायोड कंडक्ट करेगा, तो टोटल वोल्टेज ऑब्टेन अक्रॉस द डायोड रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायोड जीरो। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड रिवर्स बायस डस नॉट कंडक्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस जीरो, और टोटल ऑब्टेन अक्रॉस द डायोड। अब हमें रजिस्ट समझना बेटा, हम रेजिस्टेंस पर आउटपुट की बात करें तो रेजिस्टेंस पर हमें जो इनपुट सप्लाई किया था उसका हाफ पोर्शन आउटपुट में मिल रहा है। Across the resistance output is half of input voltage, so this is known as half wave rectifier. This is known as half wave rectifier। और बेटा जो आउटपुट होता है इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये 100% डीसी नहीं है, इसमें वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रही है, सो दिस इज नोन एज पल्सेटिंग डीसी। इसकी एफिशिएंसी 50% से भी कम होती है। तो एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट रेक्टिफायर बनाते हैं, एंड नेक्स्ट रेक्टिफायर इज फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर एक टर्म और है, पीक इनवर्स वोल्टेज। बेटा पीक इनवर्स वोल्टेज का मीनिंग होता है पीक वोल्टेज अक्रॉस डायोड। और डायोड पर वोल्टेज किस बायस में आता है? डायोड पर वोल्टेज रिवर्स बायस में होगा, इसलिए पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा रिवर्स बायस में ही होगा। अब बताइए जो वोल्टेज है डायोड पर वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू कितनी है? डायोड वोल्टेज पीक वैल्यू इज माइनस वीएस। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर पीक इनवर्स वोल्टेज इज माइनस वीएस। क्लियर? चाहिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्वेश्चन करें। बेटा इस तरह का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है,
रेक्टिफायर से टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इफ इन ए पीएन जंक्शन डायोड एक इनपुट एसी दे रखी है, समझना डॉटेड लाइन है तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो है। अब आपको बताना है रेजिस्टेंस पर आउटपुट क्या होगा। तो जब ये वोल्टेज -5 से 0 होगा, बेटा माइनस होने पर बताओ डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स। माइनस होने पर डायोड रिवर्स बायस से, और रिवर्स होने से डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट में नहीं मिलेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड फॉरवर्ड होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑब्टेन इन आउटपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल डज नॉट ऑब्टेन इन आउटपुट। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, द आउटपुट अक्रॉस द डायोड इन गिवन सर्किट। ध्यान से देखना बेटा, आउटपुट किस पर पूछा है? आउटपुट डायोड पर पूछा है, और आपको यहां साइन वेव दे रखी है इस तरह से। करेक्ट आंसर कौन सा? बेटा करेक्ट आंसर थर्ड, डायोड पर आउटपुट कब आता है? डायोड पर आउटपुट आएगा इन रिवर्स बायस व्हेन डायोड इज इन ओपन सर्किट। बेटा जब डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तभी डायोड पर वोल्टेज आएगा, फॉरवर्ड बायस में डायोड पर कोई वोल्टेज नहीं आएगा। क्वेश्चन में वोल्टेज डायोड पर पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड, बिकॉज इन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इन रिवर्स बायस। क्लियर है? अगला है फुल वेव रेक्टिफायर। बेटा जो क्या बोल रहे हो यार, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या समझ में नहीं आया? हमें आउटपुट किस पर बताना है? हमें आउटपुट डायोड पर बताना है। बेटा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड तो फॉरवर्ड होने से वायर बन गया ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा का पूरा रेजिस्टेंस पर ऑब्टेन होगा। बट आउटपुट डायोड पर पूछा है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, इन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड बिहेव ओपन सर्किट, और जब डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है तब हमें डायोड पर वोल्टेज ऑब्टेन होता है। क्लियर है? चाहिए जी। नाउ सेकंड रेक्टिफायर इज फुल सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। बेटा सेंटर टैप में हम स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, एंड स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैप का मीनिंग होगा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके सेंटर से एक टर्मिनल और होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से एक टर्मिनल और होगा, एंड दिस सेंटर टर्मिनल कन्वर्ट द सेकेंडरी वोल्टेज इनटू टू इक्वल पार्ट। डायग्राम से समझना। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट ए। मैंने बोला ए का पोटेंशियल है +10 वोल्ट और बी का पोटेंशियल है 0। बेटा ए का पोटेंशियल है +10 वोल्ट और बी का पोटेंशियल है 0, और जो सी पॉइंट है वो इसके जस्ट मिड पॉइंट पर है। ये मिड पर मैंने कहा पॉइंट सी है। बताओ सी का पोटेंशियल कितना होगा? यदि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट होने से सी का पोटेंशियल, ये बेटा आप लिखोगे +5। अब ध्यान से देखना, इस पूरे वोल्टेज को हम बोल रहे हैं वीएस। ये वीएस की वैल्यू कितनी है? 10। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। Potential difference between A and C is 5 volt, and potential difference between C and B is also 5 volt। तो इसको हम लिखेंगे Vs/2 और इसको भी हम लिखेंगे Vs/2। तो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट द सेकेंडरी वोल्टेज इनटू टू इक्वल पार्ट। क्लियर? अब आगे समझना।
बेटा जब हम सेंटर टेप फुलियर रेक्टिफायर डिस्कस करते हैं तो एनसीईआरटी ने सी पॉइंट को रेफरेंस माना है। एनसीईआरटी में देखोगे तो सी पर उसने ग्राउंड बना रखा है, मतलब सी टेकन रेफरेंस। पोटेंशियल रिलेटिव क्वांटिटी है, हम रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं, बट जिसको रेफरेंस लेते हैं उसका पोटेंशियल जीरो कंसीडर करते हैं। If C consider reference, if potential of C equal to zero, तो potential of A will be, बेटा C के रेस्पेक्ट में A 5 वोल्ट हाई है, C के रेस्पेक्ट में A इज एट +5 वोल्ट। यदि सी का पोटेंशियल जीरो है तो ए का पोटेंशियल लिखेंगे +5। नाउ सेकंड, बताओ सी के रेस्पेक्ट में बी, सी के रेस्पेक्ट में भी 5 वोल्ट कम है तो बी का पोटेंशियल लिखेंगे -5। पोटेंशियल रिलेटिव क्वांटिटी है, बेटा बी को रेफरेंस माने या सी को रेफरेंस माने कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम सी को रेफरेंस मानते हैं। अब रेक्टिफायर सर्किट में ये फर्स्ट डायोड D1, सेकंड डायोड D2 और सेंटर से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। समझना, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल बेटा यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ का पोटेंशियल जीरो। पॉजिटिव हाफ साइकिल ए का पोटेंशियल प्लस, बी का पोटेंशियल माइनस और सी का पोटेंशियल जीरो। बताओ डायोड D1 फॉरवर्ड या रिवर्स? जब ए पर हाई होगा तो डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस, एंड रिवर्स बायस डायोड रिप्लेस बाय ओपन सर्किट एंड फॉरवर्ड बायस डायोड रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। इफ डायोड D2 ओपन सर्किट तो लोअर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। In lower circuit, current does not flow because diode D2 is in reverse bias. Current flow only in upper half circuit, and current flow from high potential to low potential. Then upper half circuit बेटा करंट इस तरह से फ्लो होगी। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल अपर हाफ सर्किट में करंट फ्लो होगी। बताइए दिस करंट फ्लो ड्यू टू वोल्टेज Vs और Vs/2। In the positive half cycle, current flow in circuit Vs और Vs/2। लोअर हाफ से करंट फ्लो हो नहीं हो रही है बेटा, अपर हाफ से करंट फ्लो हो रही है, मींस करंट फ्लो ड्यू टू वोल्टेज Vs/2, सो अक्रॉस द रेजिस्टेंस we obtain output voltage Vs/2। क्लियर? नाउ इन नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो बेटा ए पर माइनस होगा, बी पर प्लस होगा और सी का पोटेंशियल जीरो होगा। अब ध्यान से देखना, डायोड D1 रिवर्स बायस, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस, means in negative half cycle current flow in lower half circuit, in upper half circuit current does not flow। लोअर हाफ में करंट फ्लो होगी, अपर हाफ में करंट फ्लो नहीं होगी, एंड करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मींस करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एंड करंट फ्लो ड्यू टू लोअर वोल्टेज Vs/2। अब ध्यान से देखना बेटा, हम आउटपुट रेजिस्टेंस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, हम आउटपुट रेजिस्टेंस पर फाइंड कर रहे हैं, एंड बोथ हाफ साइकिल डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस इज सेम। In both half cycle, direction of current passing from load resistance same. If direction of current same, तो output voltage also same। मीन्स दोनों हाफ साइकिल में हमें आउटपुट एक जैसा मिलेगा, और जो इसकी पीक वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू Vs/2 होगी। बेटा पूरे वोल्टेज से भी करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो आइदर अपर हाफ वोल्टेज या लोअर हाफ वोल्टेज। क्लियर है? चाहिए जी, तो यह है सेंटर टैप फुलियर रेक्टिफायर। अगला पॉइंट है ब्रिज, ये इसका बारे में सबको लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। अगला है ब्रिज फुलियर रेक्टिफायर।
बेटा हम ब्रिज फूरियर रेक्टिफायर को डिस्कस करें, ब्रिज फूरियर रेक्टिफायर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान देना इन ब्रिज फूरियर रेक्टिफायर वी कनेक्ट फोर डायोड कनेक्ट करके हम ब्रिज बनाते हैं। सिंपल स्टेप डाउन है, कोई सेंटर टेप की रिक्वायरमेंट, पीक वैल्यू उसकी, हाँ चलो पीक वैल्यू बता देता हूँ मैं। ध्यान देना बेटा इसमें आपसे पूछा जाए पीक इनवर्स वोल्टेज, सेंटर टेप की बात कर रहे हैं, मिस हो गया था, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा बेटा, Vs/2 तो नहीं होगा, Vs/2 तो नहीं होगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पीक इनवर्स वोल्टेज का मीनिंग है वोल्टेज अक्रॉस डायोड इन ओपन सर्किट, समझना। बेटा इस डायोड के सर्किट को देखो, ये डायोड ओपन सर्किट है। अब ध्यान से देखना, इस डायोड का ओपन टर्मिनल बी से कनेक्टेड है और इस डायोड का ओपन टर्मिनल ए से कनेक्टेड है। इस डायोड का ओपन टर्मिनल बी से कनेक्टेड है और सेकंड ओपन टर्मिनल ए से कनेक्टेड है। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज Vs, तो पीक इनवर्स वोल्टेज आल्सो Vs। बट चूंकि रिवर्स बायस में आता है इसलिए हम इसकी वैल्यू को हमेशा माइनस में लिखते हैं, माइनस Vs। क्योंकि ये वोल्टेज हमेशा रिवर्स में आता है इसलिए इस वोल्टेज को हमेशा नेगेटिव में ही लिखेंगे। चलिए अगला है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। बेटा ब्रिज में 4 डायोड कनेक्ट करेंगे, वर्किंग स्टार्ट करें। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बी का पोटेंशियल 0। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल बेटा यहाँ प्लस होगा, यहाँ का पोटेंशियल तो 0 है। बताओ यहाँ प्लस होने से डायोड D1, यहाँ प्लस होने से डायोड D1, रिवर्स बाय डायोड D1 प्लस होने से D1, रिवर्स बायस D2, D2 फॉरवर्ड बायस D4, फॉरवर्ड बायस D3, रिवर्स बायस। Means in the positive half cycle, diode D2 and D4 is in forward bias and D1, D3 reverse bias and reverse bias replaced by open circuit। तो करंट का फ्लो देखें बेटा, करंट स्टार्ट होगी हाई पोटेंशियल से, डायोड D2 से जाएगी, रेजिस्टेंस से आएगी और डायोड D4 से होती हुई बाहर आ जाएगी। मीन्स इन पॉजिटिव हाफ साइकिल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रही है, यदि रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रही है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑब्टेनिंग आउटपुट। इन नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा और जब प्लस की जगह माइनस आएगा तो फॉरवर्ड बायस डायोड बिकम रिवर्स बायस एंड रिवर्स बायस डायोड बिकम्स फॉरवर्ड। तो डायोड D1 एंड डायोड D3 आर इन फॉरवर्ड एंड D2 D4 रिवर्स। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो करंट यहां से स्टार्ट होगी, डायोड D3 आएगी, रेजिस्टेंस आएगी और डायोड D1 से होती भी बाहर आएगी। में चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, इन बोथ हाफ साइकिल करंट फ्लो फ्रॉम रेजिस्टेंस, so both half cycle obtaining output and both half cycle direction of current same, if direction of current same तो output voltage also same। तो हमें यदि हम RL पर आउटपुट की बात करें, तो आउटपुट पर दोनों हाफ साइकिल एक जैसे मिलेंगे और इसकी पीक वैल्यू Vs होगी। बेटा पूरे वोल्टेज से करंट फ्लो होगी और ये सबसे बेस्ट रेक्टिफायर होता है। प्रैक्टिकली हम इसी रेक्टिफायर को यूज करते हैं। अब इस रेक्टिफायर में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का होता है, given circuit work as a full wave rectifier then input output terminal will be। यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
मीन्स हमें फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज में लेना है, तो इसमें इनपुट कहाँ देंगे और आउटपुट कहाँ देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन ध्यान से देखना बेटा, वापस इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में हमने इनपुट कहाँ दिया, एसी सप्लाई कहाँ दी, हमने एसी सप्लाई दी है 8 पॉइंट सी और 8 पॉइंट डी। इन फुल वेव रेक्टिफायर हमने एसी सप्लाई दी है पॉइंट सी और पॉइंट डी पर। ध्यान से देखना बेटा, सी पर एक डायोड का पी कनेक्टेड है तो सेकंड डायोड का एन कनेक्टेड है, एक डायोड का पी कनेक्टेड है तो सेकंड डायोड का एन कनेक्टेड है। मींस इनपुट हम वहां सप्लाई करेंगे जहां डायोड के अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट हो। मींस एक डायोड का पी और दूसरे का एन। ऐसा ही क्यों? बिकॉज हम सप्लाई एसी देते हैं और बेटा एसी में पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हाफ साइकिल भी होगा, और दोनों हाफ साइकिल में सर्किट वर्क करना चाहिए। इसलिए यदि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा है तो नेगेटिव में D2 कंडक्ट करना चाहिए। बोथ डायोड डज नॉट कंडक्ट टुगेदर। इसे इनपुट हमेशा वहां देंगे जहां अपोजिट टर्मिनल होंगी। सेकंड देखना बेटा, ध्यान देना, ये D2 D3 एक साथ कंडक्ट नहीं करने चाहिए। इफ D2 D3 कंडक्ट टुगेदर तो क्या होगा, मैं यहां पर एक सर्किट बना रहा हूं। ये D2 है, ये D3 है। बताइए, इफ D2 D3 कंडक्ट टुगेदर, D2 D3 कंडक्ट टुगेदर तो करंट आएगी और पूरी की पूरी करंट D2 D3 से बाईपास हो जाएगी। बिकॉज रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या आ गया, वायर। रेजिस्टेंस के पैरेलल में वायर आया तो बेटा करंट आएगी और डायोड D2 D3 से होती भी बाहर आ जाएगी। रेजिस्टेंस से करंट की फ्लो नहीं होगी, और जब रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगी तो आउटपुट जीरो। It means D2 D3 does not conduct together, D1 D4 does not conduct together। जब भी ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है तो D2 के साथ D4 कंडक्ट करना चाहिए और D1 के साथ D3 कंडक्ट करना चाहिए। में सामने वाले डायोड कंडक्ट करने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं यदि ये डायोड PN है तो ये डायोड NP होना चाहिए। यदि डायोड D1 PN है तो D4 NP है तो PN होना चाहिए। तभी ये दोनों डायोड एक साथ कंडक्ट नहीं करेंगे। बेटा आमने सामने वाले कंडक्ट करने चाहिए तो D2 D4 एक जैसा होना चाहिए और D1 D3 एक जैसा होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, हमने रेजिस्टेंस कहां लगाया, हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है पॉइंट F और E पर। F पर देखोगे बेटा दोनों डायोड के P कनेक्टेड हैं, E पर देखोगे दोनों डायोड के N कनेक्टेड हैं। तो आउटपुट हमेशा उन पॉइंट पर लेते हैं जहां डायोड की सेम पोलैरिटी कनेक्ट हो, और इनपुट वहां देते हैं जहां अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट हो। याद रखना, ब्रिज रेक्टिफायर में यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ इनपुट कहां दोगे, इनपुट आंसर सेकंड, सेकंड आएगा। अरे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आप तो लिख लो पीएन 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 और पीएन। अब बताओ ए पर क्या कनेक्ट है, ए पर इसका भी पी है इसका भी पी है, मतलब ये आउटपुट हो गया। एक का पी है दूसरे का एन है तो ये इनपुट हो गया, एक का पी दूसरे का एन है तो ये इनपुट हो गया, दोनों के एन है तो ये आउटपुट हो गया। इनपुट कहाँ देंगे, बी और सी पर, आउटपुट देंगे ए और डी पर। कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बेटा, जो हमने रेक्टिफायर पढ़े हैं उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। रेक्टिफायर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और ये पैरामीटर्स आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। यदि हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट इस तरह का होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल जीरो, और इसकी पीक वैल्यू को हम V0 कंसीडर कर रहे हैं।
ऐसे फुल वेव की बात करें तो फुल वेव में बोथ पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल ऑब्टेन इन आउटपुट एंड पीक वैल्यू इज कंसीडर वी नोट। ठीक है, अब पहला पैरामीटर होता है आरएमएस। अरे पीक इनवर्स वापस रही है क्या? चिंता मत करो, बताओ इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा? ब्रिज रेक्टिफायर में पीक इनवर्स, ब्रिज रेक्टिफायर में पीक इनवर्स, ध्यान से देखना बेटा, ये डायोड के ओपन टर्मिनल, डायोड के ओपन सर्किट, डायोड के ओपन टर्मिनल सप्लाई से कनेक्टेड है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज आल्सो माइनस वीएस। कोई सा भी रेक्टिफायर हो, हाफ वेव हो, सेंटर हो या ब्रिज हो, इन ऑल रेक्टिफायर पीक इनवर्स वोल्टेज ऑलवेज इक्वल टू माइनस वीएस, सबका सेम होता है। हाँ जी, ध्यान देना बेटा, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। जो हमें आउटपुट मिल रहा है इसकी आरएमएस वैल्यू पूछ लेता है। अब आरएमएस वैल्यू आपने एसी में कैलकुलेट की होगी। पहले हम स्क्वायर करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से इसका रूट निकाल, इंटीग्रेशन की हेल्प से मीन निकालते हैं और मीन के बाद रूट निकालते हैं। डायरेक्ट याद रखना, इन हाफ वेव रेक्टिफायर आरएमएस वैल्यू वी नॉट बाई टू एंड फुल वेव रेक्टिफायर आरएमएस वैल्यू वी नॉट बाई रूट टू। सेकेंड होती है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इस आउटपुट की जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू इज कंसीडर्ड डीसी वैल्यू। बेटा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज आल्सो कैलकुलेट बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो डायरेक्ट याद रखना, इन हाफ वेव रेक्टिफायर डीसी वोल्टेज, इसको भी डीसी भी बोलते हैं, डीसी वोल्टेज इक्वल टू वी नॉट अपॉन पाई एंड फुल वेव रेक्टिफायर डीसी वोल्टेज इज 2 वी नॉट अपॉन पाई। थर्ड एफिशिएंसी हो गई। एक होता है रिपल फैक्टर। रिपल का मीनिंग क्या होता है बेटा? रिपल का मीनिंग होता है चेंज, रिपल का मीनिंग होता है चेंज। अब तो चेंज किसकी प्रॉपर्टी है? चेंज एसी की प्रॉपर्टी है या डीसी की प्रॉपर्टी है? चेंज एसी की प्रॉपर्टी है, इट मींस आउटपुट में एसी अपॉन डीसी इज नोन एज रिपल फैक्टर। ये 100% डीसी नहीं है, दिस इज द एसी प्लस डीसी। तो रिपल फैक्टर को डिफाइन किया है एसी अपॉन डीसी एंड हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर 1.21 एंड फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर 0.48। ये याद रखना है। अगला पॉइंट आता है पल्स फ्रीक्वेंसी। पल्स का मतलब चेंज। ध्यान देना, ये इनपुट है, इसको हम इनपुट बोल रहे हैं। बताओ इनपुट के डायग्राम में कितनी पल्स है? एक तो पॉजिटिव पल्स है, एक नेगेटिव पल्स है, फिर पॉजिटिव पल्स है, फिर नेगेटिव पल्स है, मींस इनपुट में 4 पल्स है। बट हाफ वेव में कितनी पल्स है बेटा? हाफ वेव में केवल 2 ही पल्स है। इट मींस इन हाफ वेव रेक्टिफायर पल्स फ्रीक्वेंसी बिकम हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर पल्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। सेकंड होती है रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल का मतलब चेंज और चेंज की फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, जो आउटपुट आ रहा है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। इनपुट में देखेंगे तो इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड टी। बेटा यहां से वैल्यू रिपीट हो रही है। हाफ वेव में देखोगे तो हाफ वेव में भी उसी पोजीशन से वैल्यू रिपीट हो रही है, तो दिस टाइम पीरियड आल्सो टी। means half wave rectifier and sorry input frequency, input signal and half wave rectifier दोनों में टाइम पीरियड सेम। बेटा इनपुट एंड हाफ वेव दोनों में टाइम पीरियड सेम है, एक सेम टाइम के बाद दोनों वैल्यू रिपीट कर रही है। इफ टाइम पीरियड सेम तो फ्रीक्वेंसी आल्सो सेम। बट फुल वेव में देखोगे तो फुल वेव में वैल्यू यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो गई एंड दिस टाइम पीरियड इज टी बाई टू एंड टाइम पीरियड बिकम हाफ, तो फ्रीक्वेंसी बिकम डबल।
तो ये पैरामीटर्स याद रखना है। और एग्जाम में जनरली एक तो रिपल फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है और सेकंड आपसे पूछा जाता है एवरेज वैल्यू डीसी वैल्यू। तो एवरेज डीसी वैल्यू याद रखना और रिपल फ्रीक्वेंसी याद रखना। क्लियर? अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करें। बेटा इस पे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट सिग्नल इतना दिया है, रेजिस्टेंस इतना है, आपको आउटपुट डीसी करंट पूछी है। आउटपुट डीसी करंट इज कौन सा रेक्टिफायर? बेटा ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। एंड वी नो इन हाफ वेव रेक्टिफायर वीडीसी इक्वल टू वी नॉट अपॉन पाई। वी नॉट की वैल्यू है 220 अपॉन पाई। नाउ आईडीसी, आईडीसी निकालेंगे वीडीसी अपॉन आरएल। वीडीसी पता है 220 अपॉन पाई और आरएल की वैल्यू है 2 किलो ओम। सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 35 मिली एम्पियर। तो आंसर इज 2। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है फिल्टर सर्किट। बेटा ध्यान देना, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी। किसी भी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। मीन्स कभी भी रेक्टिफायर एसी को 100% डीसी में चेंज नहीं करता। आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी। मीन्स आउटपुट में पल्स प्रेजेंट होती है, वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है, पर हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए हम एक सर्किट यूज में लेते हैं एंड दिस सर्किट नोन एज फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का यूज होता है कन्वर्ट द पल्सेटिंग डीसी इनटू कांस्टेंट डीसी। इनको लो पास फिल्टर भी बोलते हैं। बेटा फिट इन बोल सकते हैं इन फिल्टर सर्किट, इन फिल्टर सर्किट कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर यूज। दो एलिमेंट यूज होते हैं, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटर ऑलवेज पर पैरेलल, लिख देता हूं मैं, ऑलवेज पैरेलल टू लोड रेजिस्टेंस। कैपेसिटर जब भी कनेक्ट करेंगे वो लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट करते हैं और इंडक्टर ऑलवेज सीरीज टू लोड रेजिस्टेंस। कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और इंडक्टर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब बेटा एनसीईआरटी ने केवल कैपेसिटर फिल्टर दिया है, तो हम भी यहाँ केवल कैपेसिटर फिल्टर ही डिस्कस करते हैं। ये इंडक्टर से कोई नहीं पूछेगा, बस याद रखना। ठीक है, तो हम कैपेसिटर फिल्टर डिस्कस करें। तो ये कैपेसिटर फिल्टर का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, पर इसकी जगह हम अगले डायग्राम में इसको डिस्कस कर रहे हैं। समझना बेटा, ये रेक्टिफायर एंड ध्यान देना, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा वो होगा पल्सेटिंग डीसी। मीन्स हमें इस तरह से रेक्टिफायर का आउटपुट मिलेगा। ये टी और इसकी पीक वैल्यू कंसीडर वी नॉट एंड वी कंसीडर इट्स फ्रीक्वेंसी हाई। फ्रीक्वेंसी हाई तो इस टाइम पीरियड इज लो। बट अब फ्रीक्वेंसी हाई है तो टाइम पीरियड लो होगा। ये रेक्टिफायर का आउटपुट है, इसको लिख सकते हैं आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। अब इसके बाद फिल्टर सर्किट कनेक्ट करें। तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और इसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर और कैपेसिटर के पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं।
समझना, वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, समझिए। व्हेन व्हेन वोल्टेज इंक्रीज 0 टू वी नोट, बेटा जब रेक्टिफायर का वोल्टेज वी नोट से सॉरी, रेक्टिफायर का वोल्टेज 0 से वी नोट तक राइज करेगा, voltage increase 0 to V naught, then due to parallel across the capacitor voltage also rise 0 to V naught। बेटा कैपेसिटर इस वोल्टेज के पैरेलल कनेक्टेड है, जब ये वोल्टेज 0 से वी नोट तक राइज करेगा तो पैरेलल होने की वजह से कैपेसिटर पे भी वोल्टेज 0 से वी नोट राइज करेगा, और 0 से वी नोट राइज होने के लिए कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर इधर वाले सर्किट से ही चार्ज होगा, और ध्यान देना इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यदि रेजिस्टेंस नहीं है तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर 0, इट मींस कैपेसिटर इजीली चार्ज, कैपेसिटर इमीडिएट चार्ज, कैपेसिटर को चार्ज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस स्मॉल इंटरवल में वोल्टेज 0 से वी नोट राइज करेगा उसी स्मॉल इंटरवल में कैपेसिटर भी 0 से वी नोट तक राइज कर जाएगा। मींस जब ये वोल्टेज वी नोट आएगा तो कैपेसिटर पे भी वोल्टेज वी नोट हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज अप टू पीक वैल्यू। आगे स्टार्ट करें। When output of rectifier decrease V naught to 0, बेटा जब ये रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज V नोट से 0 आएगा तो पैरेलल होने की वजह से कैपेसिटर पे भी वोल्टेज V नोट से 0 होगा, और V नोट से 0 होने के लिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, एंड कैपेसिटर डिस्चार्ज विद द हेल्प ऑफ लोड रेजिस्टेंस। If capacitor discharge with the help of load resistance, then discharging time constant of capacitor, बेटा डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होगा R into C, here R high, C high, R high, C high, तो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज हाई। डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई होने का मीनिंग है कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा, कैपेसिटर इजीली डिस्चार्ज नहीं होगा, बेटा डिस्चार्ज तो होगा पर इसको डिस्चार्ज होने में टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, बट हमने इनपुट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई यूज की है, बेटा टाइम पीरियड बहुत लो है, मींस इन स्मॉल टाइम इंटरवल आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर डिक्रीज वी नोट टू 0। In small time interval, output of rectifier decrease V naught to 0। तो बताइए क्या उसी स्मॉल टाइम इंटरवल में कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होकर वोल्टेज 0 हो जाएगा? बेटा उस स्मॉल ड्यूरेशन में कैपेसिटर प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं होगा, इन स्मॉल ड्यूरेशन कैपेसिटर डिस्चार्ज ओनली 2%, 5%, कैपेसिटर स्लाइटली डिस्चार्ज, फिर वापस वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, रेक्टिफायर का आउटपुट का वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, और जब ये वोल्टेज वी नोट आएगा तो कैपेसिटर वापस वी नोट तक चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो इजीली होगा, इजीली डिस्चार्ज नहीं होगा। तो बोल सकते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज अप्रोक्सीमेट रिमेन कांस्टेंट। If across the capacitor voltage approximate remain constant, तो across the load resistance voltage also remain constant। बेटा रिपल का मतलब होता है चेंज, और जब हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं तो अक्रॉस द कैपेसिटर जो वोल्टेज में चेंज आता है वो इनपुट के कंपेयर में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो कैपेसिटर ने क्या किया, जो आउटपुट में रिपल्स आ रही थी उन रिपल्स को रिड्यूस करके वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू में चेंज कर दिया है, तो आउटपुट होगा वो इस तरह का आउटपुट होगा। ध्यान से देखना बेटा, जब ये वोल्टेज 0 से वी नोट राइज करेगा तो इनिशियली कैपेसिटर भी 0 से वी नोट तक राइज करेगा, तो कैपेसिटर पे वोल्टेज 0 से वी नोट आ गया। अब मैं डॉटेड लाइन को ध्यान से देखना, जब ये वोल्टेज वी नोट से 0 आएगा तो कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा, पर ये फिक्स है कि जब ये वोल्टेज वापस वी नोट हो जाएगा
तो between V node to V node, capacitor slightly discharge and charge up to V node. Between V node to V node, capacitor slightly discharge and charge up to V node. तो बोल सकते हैं across the capacitor voltage approximate remain constant and constant voltage known as DC voltage. याद रखना एक बार कैपेसिटर जिस पीक वैल्यू पर चार्ज हो गया, जिस पीक पर चार्ज हो गया उसके अक्रॉस वोल्टेज अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट मेंटेन देता है। क्लियर? इस पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ध्यान देना बेटा ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, मोर देन वन करेक्ट आंसर है, मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। टू रिड्यूस रिपल्स इन रेक्टिफायर सर्किट विद कैपेसिटर फिल्टर। हमें कैपेसिटर फिल्टर की हेल्प से रिपल्स को रिड्यूस करना है। तो रिपल्स को रिड्यूस करने के लिए बेटा ये तो पक्का है कि जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है आर सी और ये हाई होना चाहिए, और आर सी हाई होने के लिए आर की वैल्यू हाई होनी चाहिए, सी की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है, फोर्थ आंसर करेक्ट है। अब सेकंड और थर्ड में से बताओ, बी और सी में से बताओ। तो ध्यान देना बेटा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, जब इनपुट फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इनपुट में चेंजेस बहुत स्पीडली होंगे, और इनपुट में जितना स्पीड ये चेंज होंगे अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज उतना ही कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी हाई, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर है? अगला आर्टिकल है ब्रेकडाउन, एक छोटा सा आर्टिकल हो रहे है बेटा। ब्रेकडाउन की बात करें तो ध्यान देना, वी नो इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस current flow due to minority charge carrier which are produced in depletion layer due to breaking of covalent bond due to thermal energy। याद आ रहा है? इन reverse bias current flow due to minority charge carrier which are produced in depletion layer due to breaking of covalent bond due to thermal energy। If temperature constant, then in reverse bias a constant current flow from diode and constant current known as reverse saturation current। Now in reverse bias, if we in reverse bias, if we continue increase reverse bias voltage, then at very high reverse bias voltage, very high reverse bias voltage, large amount of covalent bond break in depletion layer due to external voltage। बेटा यदि हम रिवर्स में बहुत हाई वोल्टेज यूज करते हैं तो एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से डिप्लेशन लेयर में लार्ज बॉन्ड ब्रेक होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे, सो रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज। If reverse current suddenly increase, this phenomena known as breakdown voltage। तो जिस वोल्टेज पर करंट सडनली इंक्रीज होती है दिस वोल्टेज इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। और याद रखना फॉर सिलिकॉन ब्रेकडाउन वोल्टेज ये होता है 35 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 25 वोल्ट। अब रिवर्स हाई रिवर्स बायस पे करंट क्यों इंक्रीज होती है बेटा? हाई रिवर्स बायस पे करंट क्यों इंक्रीज होती है? इसके दो डिफरेंट रीजन हैं और डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज जेनर ब्रेकडाउन एंड सेकंड इज एवलांस ब्रेकडाउन। समझिए जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन वी नो इन रिवर्स बायस external batteries support the barrier voltage। So in reverse bias, due to external battery, barrier voltage increase, strength of internal electric field
increase. At very high reverse bias voltage, very high reverse bias voltage, internal electric field becomes so strong, and due to strong internal electric field, large amount of covalent bond break in depletion layer, so reverse current suddenly increase. यदि हाई इंटरनल फील्ड की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, दिस फिनोमिना नोन एज जेनर ब्रेकडाउन। समझिए बेटा, यदि हाई वोल्टेज यूज करेंगे तो हाई वोल्टेज से इंटरनल फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वही स्ट्रॉन्ग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर के बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। यदि फील्ड की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, दिस फिनोमिना नोन एज जेनर ब्रेकडाउन। अगला है एवलांस ब्रेकडाउन। समझना बेटा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड वी नो in p type semiconductor minority charge carriers are electron, n type semiconductor p minority charge carriers are hole। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल को रिपेल करेगा, मींस एक्सटर्नल बैटरी रिपेल द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। When reverse bias voltage increase, then repulsive force acting on minority charge carrier also increase, so minority charge carrier enter in depletion layer with high kinetic energy at very high reverse bias voltage, means at breakdown voltage, due to external battery, repulsive force acting on magnetic charge carrier is very high, and due to high repulsive force, minority charge carrier enter in depletion layer with high kinetic energy. Minority charge carrier enter in depletion layer with high kinetic energy, collide with bonded electron, and due to collision, bond are break, minority charge carriers are produced, and reverse current increase. Means if bond are break due to collision of highly accelerated minority charge carrier, collision of highly accelerated minority charge carrier, highly accelerated minority charge carrier, this phenomena known as avalanche breakdown। यदि इंटरनल फील्ड से बोन ब्रेक हो रहा है, इंटरनल फील्ड से बोन ब्रेक हो रहा है, जेनर ब्रेकडाउन, और माइनॉरिटी के कोलिजन से बोन ब्रेक हो रहा है, एवलांस ब्रेकडाउन। क्लियर? अब बेटा, कब कौन सा फिनोमिना होता है, कब कौन सा फिनोमिना होता है, एवलांस होता है कि जेनर होता है, ये डायोड की डोपिंग पर डिपेंड करता है। याद रखना, जब डोपिंग लो होती है, जब डोपिंग लो होगी, तो ये तो पक्का है कि डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने बताया था विड्थ विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डोपिंग, विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डोपिंग। बेटा, जब डोपिंग कम होगी तो विड्थ ज्यादा होगी, और याद रखना, जब लो डोपिंग होती है तो एवलांस फिनोमिना होता है, मींस बॉन्ड आर ब्रेक ड्यू टू कोलिजन। और जब डोपिंग हाई होती है, डोपिंग हाई होगी, तो बॉन्ड आर ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। डोपिंग ही डिसाइड करता है कि जेनर ब्रेकडाउन होगा या एवलांस होगा। हाई डोपिंग जेनर होगा, लो डोपिंग एवलांस होगा। क्लियर है? अब तो थक गए, मतलब तुम अब तो थक गए। चलो ठीक है, आज अपन यही खत्म कर रहे हैं। अब मैं बेटा आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेज देता हूँ, और मैं गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड भी कर देता हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट रुकिए, पहले मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेज देता हूँ एक बार, है ना। अब बेटा आई स्ट्रेन आ रही है, वो तो सब आपकी बात जो भी है सब मेरे को पता है, पर हमारी भी कुछ मजबूरी है, दिक्कत वही है।
हमारी मजबूरी यही है कि जो टाइम हमें दिया गया है, उसी टाइम में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है? बेटा मैंने गूगल ड्राइव पे आपको लिंक भेज दिया है, अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। गूगल ड्राइव पे मैंने आपको अपलोड कर दिया है और मेरे एक बार मोबाइल नंबर भी सेंड कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। 9414309200। ठीक है, एक बार हैंडआउट भी देखो ट्राई करता हूँ। बेटा मैंने आपको हैंडआउट भी सेंड कर दिया है और गूगल ड्राइव पे मैंने इसको अपलोड भी कर दिया है। ठीक है? चलिए जी, कल मिलेंगे। कल अपन जीना डायोड, एलईडी फोटो डायोड, सोलर से जो चारों स्पेशल डिवाइस है, कल हम इनको कंप्लीट कर देंगे। चलिए जी। और कोई डाउट तो नहीं है? अब कोई नहीं बोलेगा। चलिए बाय।